बहुत सारे किताबों में दिखाया गया है ब्रिटिशर ने भारत को गुलाम बनाया था। दोस्तों ये बात सरासर झूठ है। आखिर कैसे अंग्रेजों ने भारत में एंट्री किया था? 24 लोगों की बनाया हुआ कंपनी ने पूरा भारत पे किया राज। ब्रिटिशर ने भारत की कौन से एरिया पर पहले कब्जा किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बना? नमस्कार दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों हम जब भी 1947 से पहले की बात करते हैं तो हम एक कहते हैं ब्रिटिशर ने इंडिया को गुलाम बनाया, जबकि एक्चुअल में इंडिया को एक प्राइवेट कंपनी ने गुलाम बनाया था। यहाँ पर एक सवाल हमारे दिमाग पर चलता है, आखिर एक प्राइवेट कंपनी ने कैसे इतना बड़ा देश को कब्जा किया? ऐसी क्या सिचुएशन बना था उस टाइम पर कि 125 लोगों की बनाई हुई कंपनी ने 70,000 पाउंड लेके एक पूरे देश को गुलाम बना देते हैं। वैसे इन सब चीजों की शुरुआत हुआ था साल 1599 को। इस टाइम पर खानों में यूज हुआ मसालों की कीमत बहुत ही ज्यादा था। उस टाइम पर ब्लैक पेपर स्पाइस की इतनी मारामारी थी कि मर्चेंट इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा करते थे। काले मिर्च को सोने से कंपेयर किया जाता था। इस टाइम पर डच का ज्यादा कंट्रोल था ब्रिटेन के अंदर और डच ही सब कुछ सप्लाई करते थे ब्रिटेन में। अब साल 1959 के मिड में डच ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च के ऊपर 5 सीलिंग बढ़ा देते हैं। दोस्तों सीलिंग उस टाइम की करेंसी थी, तो इस तरीके की मनमानी को लेकर ब्रिटिशर काफी नाराज हो जाते थे। और इसके एक महीने बाद यानी 24 सितंबर 1599 को 24 रिच मर्चेंट्स सिटी ऑफ लंदन के हॉल स्ट्रीट पे दिन के टाइम इकट्ठे होते हैं और डिसाइड करते हैं ये डच जो है मनमानी कर रहे हैं, हमें अपना खुद का स्पाइस स्टेट करना होगा। और फिर ये लोग 125 शेयर होल्डर्स को कन्विंस करके 72,000 पाउंड्स इकट्ठा करके एक कंपनी बनाते हैं जिसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। दोस्तों कंपनी तो ये लोग बना लेते हैं, इसके बाद इनको अप्रूवल भी लेना था रानी एलिजाबेथ से, क्योंकि ये लोग ऐसे ही डिसाइड करके दुनिया भर में ट्रेड स्टार्ट नहीं कर सकते थे। तो इसके 3 महीने बाद यानी कि 31 दिसंबर 1599 को रानी एलिजाबेथ इनको रॉयल चार्टर देते हैं कि आप लोग जाओ और अपना बिजनेस स्टार्ट करो। दोस्तों रॉयल चार्टर का मतलब है कि एक आदेशनामा जिसमें लिखा हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंग्लैंड में बना था। ये कंपनी अब दुनिया की अलग अलग देशों में जाकर स्पाइस और बाकी कमोडिटीज सस्ते में खरीद के वापस यूरोप में आके बेच सकती थी। एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग का लाइसेंस मिल गया था। दोस्तों इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये जो रॉयल चार्टर रानी एलिजाबेथ ने दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये 15 साल के लिए था और एक स्पेसिफिक एरिया भी इनको दिया था। यानी दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को केप ऑफ गॉड होप के ईस्ट में और स्टेट ऑफ मेघालैंड की वेस्ट में ट्रेड करने के लिए दिया गया था। दोस्तों रानी को पहले से ही पता था कि बाकी देश भी इस एरिया पे ट्रेड कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ही ज्यादा होगा, तो क्वीन ने कहा कि इंग्लैंड की तरफ से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही होगी जो इस एरिया में ट्रेड करेगी और इंग्लैंड की तरफ से बाकी और कोई कंपनी इस पर्टिकुलर एरिया में ट्रेड नहीं करेगी। इनकेस कोई कंपनी करती है तो उस कंपनी की सारा सामान कब्जा कर लिया जाएगा। रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ स्पेशल पावर भी दिया था, जैसे ही कंपनी अपना खुद का पैसा छाप सकता था, अपने तरीके से कानून बना सकता था, खुद की फॉरेन पॉलिसी बना सकते थे, कोर्ट चला सकते थे, दूसरों को पनिश भी कर सकते थे, यहाँ तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी भी रख सकता था। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को जाके इस एरिया पे ट्रेड करने में पैसा बहुत ही ज्यादा लग रहा था, तो इसलिए इस कंपनी को जॉइंट स्टॉक कंपनी में बदला गया था। वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ही मतलब था, अपना मुनाफा करना और जिस शेयर होल्डर्सों ने कंपनी में पैसा लगाया है उनका मुनाफा करना, चाहे इसके लिए रूल्स टूटे या किसी का नुकसान हो, इसे इन्हें कोई लेना देना नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो करने वाला था इसके लिए इन्हें मैन पावर की जरूरत था, तो इसलिए इन्होंने लंदन में जो कि न्यू गेट की जेल थी वहाँ से लोगों को उठाया और कुछ लोगों को एसाइलम से उठाया। इसके बाद ब्रिटिशर शिप लेकर इंडोनेशिया के पास मोलुकू आइलैंड में पहुंचे, परंतु यहाँ पर पहुंचकर ब्रिटिशरों ने देखा यहाँ पर पहले से ही स्पेनिश, पोर्तुगीज और डच ट्रेडर्स पहले से ही ट्रेड कर रहे थे। दोस्तों इस एरिया में डच ट्रेडर्स की कंपनी बहुत ही पावरफुल था और इनके पास आर्मी भी काफी ज्यादा था। डच ट्रेडर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मोलुकू आइलैंड से भगा दिया और ये लोग फिर वापस इंग्लैंड आ जाते हैं। फिर कुछ समय बाद ये लोग प्लान बनाते हैं इंडिया में जाने का, बट इंडिया में जो पोर्तुगीज थे वो साल 1498 से ट्रेड कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी ये डिसाइड करते हैं इंडिया के अंदर जाके ये ट्रेड करेंगे। इसके बाद साल 1608 में विलियम हॉकिंस जो ईस्ट इंडिया कंपनी में डिप्लोमेट बने हैं, उनको हेक्टर नाम का एक शिप दे दी जाती है
और इस जहाज को लेकर 24 अगस्त 1608 को ये लोग पहली बार इंडिया के सूरत में पहुंचते हैं। सूरत में पहुंचने के बाद विलियम को समझ में आ गया था यहाँ पर ऑलरेडी जो पोर्तुगीज ट्रेडर्स हैं इनकी मुगल से अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छा था, और विलियम को ये भी समझ में आ गया था कि यहाँ पर ट्रेड करना हो तो मुगल को खुश करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों उस टाइम पर आगरा इंडिया का कैपिटल हुआ करता था और यहाँ से ही सारा अप्रूवल मिलता था, तो इसीलिए विलियम सूरत से उठकर आगरा पहुँचते हैं और जैसे तैसे करके जहांगीर से मिलके बात करने की कोशिश करते हैं। मुगल्स जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रेड करके पोर्तुगीज को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां से इंग्लैंड जाने का आदेश देते हैं। इसके बाद साल 1603 में 24 अगस्त को क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाते हैं और इंग्लैंड का नया राजा बनते हैं किंग जेम्स। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर थे वो किंग जेम्स से मिलकर एक नया ऑफिशियल डिप्लोमेट की मांग करते हैं और किंग जेम्स इस डिप्लोमेट को मान लेते हैं। कुछ दिन बाद ईस्ट इंडिया कंपनी थॉमस रो को शिप देकर सूरत भेजते हैं। थॉमस रो विलियम की तरह गलती नहीं की और सीधा जाकर जहांगीर से मिला और इंग्लैंड से ट्रेड करने का फायदा बताया, परंतु जहांगीर नहीं माना। पर थॉमस नहीं रुका, लगातार कोशिश करता गया 3 सालों तक। इसके बाद जहांगीर एक राजनामा जारी करते हैं जिसमें लिमिटेड एरिया में ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने के लिए अलाउ किया जाता है और इसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी सालाना टैक्स देगा। दोस्तों इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे सी पोर्ट एरिया में फैक्ट्री बनाते थे। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र पड़ा वेस्ट बंगाल पर। उस समय बंगाल सबसे ज़्यादा ग्रोइंग स्टेट में आते थे। धीरे धीरे ब्रिटिशर इस एरिया में घुसते हैं। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा। दोस्तों वीडियो में अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट लाऊंगा। दोस्तों आज का वीडियो यहाँ तक ही था। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।